नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए अंतिम युद्ध के नाम से सीरीज आ रही है जीएस और जीके की। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक पैट हो गया आपका, इवन वनडे एग्ज़ाम जो भी होंगे, मोस्ट टारगेट हम लोग जो है सीजीएल को रखेंगे। लेकिन जीएस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन उसमें वाले एग्जाम में ना पूछे, उसमें ना पूछे, है ना, क्योंकि लेवल को थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट करते हैं, टॉपिक वही होते हैं। तो ये वाली जो सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को एक नया रूप, एक नया आयाम दें मेरे इस सेशन के साथ। प्यारे दोस्तों, तैयारी आप जैसे भी कर रहे हैं, जिस भी सोर्स से कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, वो करिए। लेकिन तैयारी करने के बाद ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपके लिए जो भी परीक्षा के सिनेरियो से इम्पोर्टेंट है, जैसे कि करंट को स्टैटिक से जोड़ के कैसे प्रश्न बन सकते हैं, या स्टैटिक को करंट से जोड़ के कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कौन सा प्रश्न इस बार ज़्यादा संभावना है आने की, है ना, पूरा एक तरह से पूरा जो फ्रेमिंग हम लोग जो है पूरा रीड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, है ना, तब जाके हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज तैयार की है आप लोगों के लिए, जो आपको मोस्टली इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो जो भी आपका एग्जाम हो, उससे पहले इस सीरीज का जो है आप लाभ उठाएं, और पूरा विश्वास है कि यहाँ से जो है प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, तो इसे जो है मिस नहीं करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी जो है और आज जो है पहली सीरीज आ रही है, इसका सेशन फर्स्ट आ रहा है। तो आज से जो है एक चीज को बिल्कुल प्रॉमिस कीजिए कि डेली आप जो है इस सीरीज को देखेंगे। जब भी ये सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आप जो है इस सीरीज को डेली देखेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 1 से 2 सीरीज को जब आप पढ़ोगे, जब आप देखोगे, तो आप खुद जो आइडिया लगाओगे कि जो है वाकई ये सीरीज जो है बहुत ज़्यादा दमदार होने वाली है ना। तो प्रश्न जो है, और देखिए प्रश्न होगा एक, उससे रिलेटेड 10 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। ये इसका उत्तर ये भी हो सकता है, ऐसे ऐसे एग्जामिनर जो है पूछ सकता है। मतलब स्टैटिक पोर्शन, अगर मान लीजिए लोकसभा से रिलेटेड मैंने एक प्रश्न लिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक, तो उसके इर्द गिर्द जो है रफली मैं उसके बारे में सारा बताऊंगा। तो आपका जो है क्या, ये एक तरह से सेशन जो है रिवाइज भी, मतलब एक तरह से रिवीजन वाली क्लास भी होने वाली है। जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखिए, प्रश्न लगाइए, और साथ साथ जो है स्टिकी नोट्स यदि आप बना पाएं तो वो भी बनाइए। दमदार सेशन होने वाला है, तो जल्दी से प्लीज सभी लोग जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट के माध्यम से मुझ तक अपनी जो है मैसेज को पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन, इन इंडिया, और देखिए मैंने इस वाली सीरीज में जो भी क्वेश्चंस लिए, मोस्टली मैं 10-12 क्वेश्चंस का एक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। कहने को 10-12 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एग्जामिनर उसमें से लगभग 50 से 60 प्रश्न आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछ सकता है। तो मोस्टली मैंने क्वेश्चन की है मतलब कोशिश की है बायलिंगुअल फॉर्मेट में ये सारी चीजें आपको मिले, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा राज्यसभा, ठीक है। एक रफली हम लोग देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक उसका ओवरव्यू भी देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों का जो है रिवाइज भी हो सके। लोकसभा को देखें, लोकसभा क्या होता है, निचला सदन होता है, लोअर हाउस। कैसे आप लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एल से लोकसभा है ना, और एल से लोअर हाउस। और ये क्या होता है, ये होता है अपर हाउस, ठीक है। इसे जो है पीपल हाउस भी बोलते हैं, लोगों का सदन पीपल हाउस भी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है सिटीजन्स हाउस, मतलब उच्च लोगों का सदन बोलते हैं। कारण है क्योंकि इसमें जो है अनुभव में, उम्र में जो है लोकसभा से ज्यादा बड़े होते हैं राज्यसभा के मेंबर। इसमें जो एज चाहिए होती है लोकसभा के मेंबर की, वो 25 चाहिए होती है, राज्यसभा के मेंबर की 30 एज चाहिए होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकसभा में सदस्य सीटों की संख्या की, तो टोटल जो है वो 552 है, ठीक है, जिसमें से एट प्रेजेंट जो है
एट प्रेजेंट 545 है। इस 545 में प्यारे बच्चों 530 जो है वो स्टेट से होती है, 13 जो है वो क्या होता है, ठीक है, 13 जो है वो नॉमिनेट होते हैं और 2 क्या होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। यहाँ ये 13 जो है वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं, याद रखना, वो नॉमिनेट उधर होते हैं, ठीक। तो 545 सीटें वर्तमान में है, जिसमें से 530 सीटें स्टेट में होंगी, 13 सीटें जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से होंगी, ठीक है। तो 13 सीटें कहां से होंगी, यूनियन टेरिटरी से, और 2 सीटें एंग्लो इंडियन। अब यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों को याद रखना है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को, ताकि जो है चीजें जो भी माइंड में आए वो आप तक पहुंचे, यहां मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा प्यारे बच्चों। 2 जो एंग्लो इंडियन की सीट थी उसे 2019 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता, मैं बता रहा हूं, 545 सीटों में से 530 सीटें स्टेट की है, 13 सीटें यूटी की है, और जो 2 एंग्लो इंडियन की सीटें हैं इसे 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इस 2 सीटों को जो है हटा दिया गया था। तो वर्तमान में इस सीटों की संख्या कितनी हो गई, 543। बंटवारा किस आधार पे होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। टोटल सीटें जो है वो 500 कितनी है, 552। यही अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों राज्यसभा की, तो 250 सीट्स जो है इसकी टोटल है, ठीक है। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट सीट की बात करें तो वो कितनी है, 245, याद रखेंगे 245। और उस 245 को अगर हम बंटवारा करें, ठीक है, तो 230 सीट वो किससे है, स्टेट से, ठीक है। 230 सीट कहां से है प्यारे बच्चों, स्टेट से, ठीक है। और 233 सीट स्टेट से है, और बची हुई 12 सीट कहां से हैं, बची हुई 12 सीट नॉमिनेट सीट, ठीक है, नॉमिनेटेड, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा कला, समाज, है ना, समाज को ऊंचाई तक ले जाने वाले क्षेत्रों में जिसमें काम करा, तो उससे 12 सदस्य जो है नाम निर्देशित होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं, है ना। तो ये थे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। 245 में से 233 सीट स्टेट की है, और 12 सीट कहां की है प्यारे बच्चों, 12 सीट नॉमिनेट की है, ठीक है, नाम निर्देशित। बात करें लोकसभा की, तो ये इसे जो है भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व, ये जो है भंग की जा सकती है। ये फिक्स्ड हाउस होता है, ठीक है, फिक्स्ड हाउस होता है, इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके टेन्योर की, तो एमपी जो होते हैं उनका 5 साल का होता है, इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष, और यहाँ पे कितना होता है, 6 वर्ष, ठीक है, 6 ईयर्स। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। लोकसभा में जो भी एमपी होते हैं उसे हम लोग चुनते हैं, तो इसके चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। और इसे राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उसे कौन चुनता है, हमारे द्वारा जो है चुने हुए वो लोग, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, वहीं राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब जो होता है वो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को जानना था। यहां से भी देखें एक बार, यदि इस तरीके की मेरा, देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को आता होगा, लेकिन मेरे इससे समझाने का मेन मोटिव है कि इस एक ऐसे चार्ट के थ्रू हम लोग जो है सारी जो भी हम लोगों ने इमला और सुलेख अपनी कॉपी में लिखी होती है, उसी चार्ट पेपर के थ्रू एक पेज में ऐसे रिवाइज किया जा सकता है। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न यदि कोई पूछे, जैसे कि 2 एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया, तो 104। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, भारत में निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें यानी कि संविधान संशोधन बिल की, तो वो प्यारे बच्चों लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। यहां पे कह रहा है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, केवल राज्यसभा की बात कर रहा है कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये संवैधानिक संशोधन बिल और साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, ये राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। यहाँ पे फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये पेश किया जा सकता है। द ऑर्डिनरी बिल ये भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जो मनी बिल है, मनी बिल में पावर किसके पास है? मनी बिल में पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। मनी बिल को समझेंगे थोड़ा सा हम लोग। आर्टिकल 110, ठीक है, आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल। मनी बिल क्या? धन विधेयक। यहां पे समझेंगे कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, उसको डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। यदि विवाद हो कि नहीं ये धन विधेयक नहीं है ना, तो वो डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर, ठीक है। इसे पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की स्वीकृति अनिवार्य है, प्रेसिडेंट की स्वीकृति अनिवार्य है। इसे जब लोकसभा से पास कर दिया जाएगा तो ये राज्यसभा के पास भेजा जाएगा और राज्यसभा को 14 दिन का नोटिस होगा। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को जो है इस बिल को, मनी बिल को पास करना होगा। अब इसके पास एक कंडीशन और है, उस बिल को या तो पास कर दे या फिर इसमें क्या पुनर्विचार की भी मांग कर सकता है कि नहीं जी हमारे अकॉर्डिंग ये चीजें सही नहीं है, आप इसमें जो है पुनर्विचार करें। अब मान लीजिए ये लोकसभा के पावर है, लोकसभा के हाथ में है, वो राज्यसभा द्वारा सुझाए गए पुनर्विचार को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। और यदि 14 दिन के अंदर इस राज्यसभा ने पास नहीं किया इसे, तो ये जो है 14 दिन बाद ये अपने आप जो है राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। इसलिए राज्यसभा मजबूरी कह लीजिए या कैसे भी इसे जो है पास कर देती है। जब इसे लोकसभा से भी पास कर दिया गया, राज्यसभा में भी ये 14 दिन में मतलब पास हो गया, तो अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति मनी बिल यानी कि धन विधेयक पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता किसी भी कंडीशन में। याद कीजिए, क्योंकि मतलब प्रोसेस जब शुरू हुआ था, है ना, परमिशन किसने दी थी? है ना, परमिशन इन्होंने ही दी थी, तो लास्ट में ये मना नहीं कर सकते, है ना। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति जो है लास्ट में किसी भी दशा में धन विधेयक, मनी बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते और बिल जो है पास मान लिया जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस था आर्टिकल 110 का जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? आंसर सी, ठीक है। आंसर क्या है? सी। यहां पे इसमें लिखा हुआ है इन इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस. Both house have different function and power, including the power to introduce the pass bill. The Constitution of India specifies that certain types of bill can only be introduced in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. These bill are known as money bill and defined in Article 110 of the Constitution. According to Article 110, a money bill can only be introduced in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी. अगला प्रश्न, which of the following state has the, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये वो प्रश्न है जो पूरी संभावना है कि यहां से डायरेक्ट जो है प्रश्न आपके बने. जैसे कि मैंने आर्टिकल 110 को आपको समझाया, वो ना पूछ के उसके बारे में मैंने क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 2 एंग्लो इंडियन सीट, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है. आपको सिर्फ क्वेश्चंस को फ्रेम नहीं करना है, ठीक है. जितनी बात बता रहा हूं उतनी यदि आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो उठाइए कॉपी और नोट करना शुरू कीजिए. याद कीजिए पहली क्लास है, अभी से यदि मजबूती के साथ खड़े हो गए तो अंत तक खड़े रहेंगे, और यदि 1-2 दिन का भी गैप करा तो फिर वही पुरानी वाली सिचुएशन रहेगी. इसलिए अभी वक्त है, समझिए मेरी बात को. इसमें कुछ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को भी इंक्लूड करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या कमीशन क्या करता है, कमीशन रिपीट भी करता है अपने आप को. तो वो सारी चीजें कहने का मतलब है कि सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शेयर कर दीजिए जल्दी से. और यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो फटाफट कमेंट भी मुझे करते रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 कैंसस. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? केरला की नहीं है, पंजाब की नहीं है, महाराष्ट्र की नहीं है, बिहार की है.
प्रजनन दर का मतलब होता है जो महिला होती है, जो उसकी जो प्रजनन अवस्था होती है, जो उसका रिप्रोडक्टिव जो टाइम होता है, उस टाइम में जो है मतलब ज्यादा संतान उत्पन्न करना। ठीक है, मतलब एवरेज जो प्रजनन दर है वो बिहार की ज्यादा है। कैसे है मैं भी आपको बताता हूं। Fertility rate is defined as the average number of children born to a woman during her reproductive years। मतलब जो महिला का जो प्रजनन वाला जो वर्ष है ना, उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वुमेन के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो एवरेज नंबर से ज्यादा हो। द फर्टिलिटी रेट ऑफ अ स्टेट और अ रीजन कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ इट्स डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल, जितने देखिए जितने ज्यादा प्रजनन दर होगी, जितने ज्यादा मतलब संतान होंगे, कहीं ना कहीं वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल को इफेक्ट करेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए जो कहीं ना कहीं जनगणना की भी बात होती है और मतलब जनसंख्या की भी बात होती है कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो उच्च फर्टिलिटी रेट था वो बिहार में था। कितना था? रिकॉर्डेड था कितना? 3.41। यदि हम बात करें भारत की, हम संपूर्ण भारतवर्ष की बात करें तो उसका फर्टिलिटी रेट कितना था? 2.4 है ना, और अकेले यदि बिहार की करें तो उसका 3.41 था। इसका मतलब है कि एक सामान्य महिला के मुकाबले बिहार में जो महिला हैं वो जो है मतलब बर्थ जो जन्म देती हैं बच्चों को, वो 3 से अधिक बच्चों को अपने जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान जो है ज्यादा जन्म देती है। तो ये इसका आंसर क्या था? बिहार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के साथ निम्न में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स का दर्जा दिया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें जो एसटी का दर्जा किसे दिया था? तो नारी कॉर्वन कम्युनिटी है, बिल्कुल दिया था। हत्ते कम्युनिटी को भी दिया था, कादू कुरुबा कम्युनिटी को भी दिया था, कपू कम्युनिटी को नहीं दिया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, बी एंड सी। यहां पे हम लोग इसे देख लेंगे। जो नारी कोरवन कम्युनिटी है प्यारे बच्चों, वो क्या गवर्नमेंट ने उसे एसटी का दर्जा दिया था। जो हत्ते कम्युनिटी है, लोकसभा से एक बिल पास हुआ था और उसमें जो है अमेंडमेंट हुआ था, इसको भी जो है एसटी का दर्जा दिया गया। और ये जो हत्ते कम्युनिटी है, जो हत्ते समूह है, ये कहाँ पे है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ये जनजाति जो है निवास करती है। कद्दू कुरबा कम्युनिटी, कद्दू कुरबा कम्युनिटी जो है ये कहाँ की है? ये एक हिंदू कास्ट है जो कि कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो है निवास करती है, और इन्हें भी जो है शेड्यूल्ड ट्राइबल का दर्जा दिया गया था। वहीं कप्पू कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइबल का दर्जा नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन, किसने 1962 में हिस्ट्री ऑफ ओशंस बेसिन को जो है प्रकाशित किया था, जिसने इस थ्योरी को मतलब वेरीफाई किया कि टेक्टोनिक प्लेटें जो है वो कैसे घूम सकती है, जिससे बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि समुद्र तल का प्रसार भी कहा गया। तो हैरी हेमंड हैस ने ये द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स की थ्योरी दी थी। अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन की, तो 1962 में हैरी हेमंड हैस ने द हिस्ट्री ऑफ ओशंस बेसिन को प्रकाशित किया, जिसमें इस सिद्धांत को बताया गया कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो कैसे घूमती है, और इनकी इस थ्योरी से भूकंप कैसे आता है, वोल्केनो, इन सारी चीजों को जो भूवैज्ञानिक थे उन्हें समझने में जो है आसानी हुई। तो हैरी हेमंड हैस ने इस थ्योरी को पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान करें जिसका कार्यात्मक समूह -OH है। तो ये कौन है? ये आप लोगों को पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एल्कोहल है। यौगिकों का वह वर्ग जिसमें कार्यात्मक समूह नेगेटिव OH होता है एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल कोई भी कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह एक एल्काइल या प्रतिस्थापित एल्काइल समूह के कार्बन परमाणु से बंधा होता है। उद्योग और रोज डेली की जिंदगी में अल्कोहल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अल्कोहल को न सिर्फ हम मदिरा सेवन के रूप में बल्कि विभिन्न प्रकार की दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इनका उपयोग विलायक, कीटाणुनाशक, एंटीसेप्टिक के साथ साथ ईंधन, प्लास्टिक और जो फार्मास्यूटिकल्स की चीजें हैं, प्रोडक्शन है, उसमें भी इनका उत्पादन होता है। अब कुछ मैच करने वाली बात आई तो मैच भी कर लेते हैं। लोहारदगा जो रीजन है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो माइका के लिए लोहारदगा जाना जाता है। ठीक है, लोहारदग
माइका के लिए जाना जाता है, भीलवाड़ा बॉक्साइट के लिए जाना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जो है करेक्ट करेंगे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। देखिए जो लोहारदगा है वो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ठीक, भीलवाड़ा माइका के लिए जाना जाता है, ठीक, झरिया कोयला के लिए जाना जाता है। मान लीजिए झुंझुनू को आप नहीं जानते तो बचा कॉपर, तो झुंझुनू कॉपर के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, लोहारदगा बॉक्साइट, भीलवाड़ा माइका, है ना, झुंझुनू कॉपर और झरिया धनबाद कोयला के लिए, है ना, मूवी वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे देखिएगा बॉक्साइट माइनिंग छोटा नागपुर पठार में है, जो लोहरदगा और गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज्यादा माइका के लिए जानी जाती है। खेतरी एक गांव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान, है ना, जहां पे किसके लिए जाना जाता है, कॉपर के लिए। खेतरी बहुत प्रसिद्ध है। और ये खेतरी जगह कहां पे, अब देखिए खेतरी सबको पता है, खेतरी ना देके हमने क्या कर दिया, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो ये इस तरीके से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। झरिया ए फेमस कॉयल फील्ड, है ना, कहां पे है झरिया, किस लिए फेमस है, झरिया झारखंड में। और किस लिए फेमस है झरिया फेमस है किस लिए, कोयला के लिए, है ना। दो लाइनें मैंने आप लोगों के लिए, है ना, बताता हूं। प्यारे दोस्तों, संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार मां से सीखिए। जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझसे सीखिए, बाकी सब सिखाने के लिए दुनिया है ही, ठीक है। तो जहां से जो भी सीखने को मिले वो सारी चीजें आपको सीखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, घर पे हमसे बड़े बुजुर्ग भी पूछते हैं इस तरीके के प्रश्न। व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एवर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर की थी, तो सबको पता है 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है। बंबई और थाने के बीच पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली गई थी, जिसे यात्रियों की पहली ट्रेन भी कहा गया। और इसने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया, जिसमें 14 जो कैरिज यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे थे, 3 लोकोमोटिव जो इंजन वगैरह कह सकते हैं वो थे, जिसका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। द ट्रेन लेफ्ट फ्रॉम बॉम्बे बोरी बंदर स्टेशन से 3:30 बजे चली और थाने में ये 4:15 पे दोपहर में पहुंची। अगला प्रश्न, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू और रिट। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अब देखिए रिट की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए संविधान के भाग 3 में, ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि भारत का मैग्ना कार्टा, यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहे गए हैं, ठीक है, उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब उस फंडामेंटल राइट्स को हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई सरकार, ना कोई तानाशाह, ना कोई राजा, ना कोई कुछ, वो हमें संविधान ने दिए हैं, तो वो हमें हर हाल में हमें जो है सुनिश्चित होने चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस में, ठीक है, उन्हें जो है क्या, उन्हें जो है कुछ कंडीशंस में उन्हें जो है एक सीमित कर दिया जाता है, वो कंडीशंस भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन कंडीशन के अलावा भी यदि उन अधिकारों को हमसे कोई छीनता है तो हमारे पास आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत हम उसकी सुनवाई के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो हमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है। वहीं यहां बात हो रही है हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226। अब देखें यहां पे बात हुई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, तो एक ट्रिक कैसे याद रखेंगे, देखिए 1 2 का 4 4 2 का 1, है ना, गाना सुना ना, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी माय नेम इज लखन, 1 2 का 4, है ना। तो 1 2 का 4 से हम लोग क्या याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन का अनुच्छेद क्या है, 1 2 का 4, है ना। 1 2 का 4 नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, याद रखना, ठीक है। हम लोग क्या याद रखेंगे, 1 2 का 4 यानी कि 1 2 4, है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में क्या बात की गई है, 1 2 4। इसे उल्टा कर दीजिए, उल्टा कैसे, 4 2 1 नहीं, 2 1 4, है ना, इसी में से ही निकल के ये क्या है, हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या याद हुआ, 2 अनुच्छेद याद हो गए, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट। अब आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई रिट वाली कहां होती है, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 के तहत रिट वाली सुनवाई कहां होती है, हाई कोर्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 226,
ठीक है, यहाँ पे यही सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, वो चीजें यहाँ पे लिखा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय द रोमन राइटर प्लिनी द एल्डर? तो नेचुरल हिस्टोरी का नेचुरल हिस्ट्री करके इन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। प्लिनी द एल्डर जो कि एक रोमन राइटर थे, एक नेचुरलिस्ट यानी कि प्रकृतिवादी थे, फिलोसफर दार्शनिक थे। इन्होंने पहली मतलब सेंचुरी में ये जो है रहते थे, मतलब उस समय इन्होंने अपने काम है ना नेचुरल हिस्टोरी मतलब नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया वहां की शब्द रोमन भाषा में शब्द जिसका मतलब होता है नेचुरल हिस्ट्री। अगर हम बात करें हिंदी में प्राकृतिक इतिहास के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो कि रोमनों के लिए प्राकृतिक दुनिया का एक व्यापक है ना मतलब जो नेचुरल वर्ल्ड को जानने का एक डिक्शनरी है, एक इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, 37 द नेचुरल हिस्ट्री इज अ 37 बुक वर्क दैट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग जूलॉजी, है ना। एक जो है ये पुस्तक ना एक बहुत ही विस्तृत श्रृंखला है जिसमें क्या क्या शामिल है, प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, खनिज विज्ञान, चिकित्सा और भी बहुत सारे विषय इसमें शामिल है। सॉरी, ठीक है, तो ये बुक का नाम भी जो है इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जफर खान वाज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? मतलब जफर खान दिल्ली सल्तनत के उनमें से किस शासक का एक प्रसिद्ध जनरल था? अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी, है ना, रानी पद्मावती, पद्मावत मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना। तो यहां आपको प्यारे बच्चों क्या याद आएगा? यदि मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसका जो प्रधान सेनापति था, जो उसका सबसे विश्वास पात्र था, उसका नाम आप लोगों के माइंड में भी आ गया होगा, एक दो ने गुनगुना भी दिया होगा, है ना, कमेंट भी कर रहे होंगे। तो वो कौन था? मलिक कफूर। ठीक है, तो यहां क्या पूछा? जफर खान। तो प्यारे बच्चों मलिक कफूर सबको पता है, एग्जामिनर यहीं पे थोड़ी सी चतुराई करेगा, उसका दूसरा नाम पूछ लेगा। जफर खान को ही मलिक कफूर इसका ही नाम था, याद रखेंगे। तो जफर खान कह लो या मलिक कफूर कह लो, आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। यानी हम लोगों को याद रखना है, जफर खान ऑल्सो नोन एज मलिक कफूर was a prominent general and commander of the army of the Delhi Sultanate. He served under the rule of several sultan including Alauddin Khilji who ruled from 1296 to 1316. Jafar Khan played a significant role in the मतलब इन्होंने क्या करा? अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य को दक्षिण भारत तक पहुंचाने का अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है किसी को, तो वो जफर खान यानी कि मलिक कफूर को ही जाता है। मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक तरह से पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर विजय पाई। इसने जो है अपनी स्थायी एक तरह से सेना भी रखी हुई थी। अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 1316 में। इसकी जो है मृत्यु भी हो गई थी, है ना। स्थायी सेना प्रणाली की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इसी ने की थी, ठीक है। और मलिक कफूर, इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये जो है किन्नर था, ठीक है। ये सारे जो विवरण हमें मिलते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैंने बताई, ठीक है। सेशन लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को ये जो 10 प्रश्न यदि अच्छे लगे हो, देखें आपको बोरियत भी नहीं होगी। एक सर बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ाए जा रहे हैं, मिक्सअप चल रहा है ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने लेवल पर आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोगों को पता होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट ना या तो बन रहा है या फिर परीक्षा में पास होना है तो बनाना पड़ेगा। तो बन रहा है तो ये वेल एंड गुड, है ना, लेकिन नहीं भी बन रहा है तो बनाइए प्यारे दोस्तों, इसके नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स भी नहीं बनाए तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, तो माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न जो है काफी हद तक संभावना यहाँ से बनेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों से शेयर करवाइए, लाइक कमेंट करवाइए। कल पुनः मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।